हेलो एवरीवन, मेरे चैनल हिंदी अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम की इकाई 1 भाषा और उसका इतिहास के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम की इकाई हिंदी भाषा और उसका इतिहास। इसे पढ़ने से पहले हम भाषा की परिभाषा को देख लेंगे कि भाषा शब्द है वह हमें कहाँ से मिला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। भाषा शब्द संस्कृत भाष धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ भाष व्यक्तायाम वाची अर्थात व्यक्तवाणी। ठीक है, भाषा शब्द हमें किससे मिला है? संस्कृत की भाष धातु से। ठीक है, जिसका अर्थ होता है व्यक्तवाणी। भाष्यते व्यक्तवाग रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा, अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्तवाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा की जो परिभाषा है वह हमें भारतीय तथा पाश्चात्य दोनों विद्वानों ने दी है, जिसको कि हम अभी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम भारतीय विद्वानों की परिभाषाओं को देख लेते हैं। चलिए, व्यक्तावाची वर्णा येषात् इमे व्यक्तवाचः, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा पतंजलि ने दी है। ठीक है, पतंजलि हम सभी जानते हैं। पतंजलि जो है योग ऋषि थे, उन्होंने महाभाष्य नामक टीका की रचना की थी, जो कि एक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, तो भाषा की सबसे पहले परिभाषा किसने दी है? हमें पतंजलि ने। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कई बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है और अभी भी पूछी जा रही है यूजीसी नेट एग्ज़ाम में, और उसकी दृष्टि से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपसे इतना भी पूछ सकते हैं कि जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। यह परिभाषा कौन से विद्वान ने दी है? ठीक है, तो पतंजलि ने दी है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं। कामता प्रसाद गुरु की यह परिभाषा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसको आपको नोट डाउन कर लेना और इसको बार बार आप पढ़िएगा। ये कई बार पूछी जा चुकी एग्ज़ाम में, और कामता प्रसाद गुरु के जितने भी भाषा संबंधी जो भी कथन है वह इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी की यह परिभाषा है। वह क्या कह रहे हैं कि ऐसी ध्वनि जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके वह भाषा कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। बाबूराम सक्सेना की यह परिभाषा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास की यह परिभाषा है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ओके, अब हम पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषा को देखेंगे, जो कि उन्होंने भाषा के विषय में दी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। भाषा और कुछ नहीं है, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं, और जो चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। मैक्स मुलर की यह परिभाषा है। मैक्स मुलर पाश्चात्य विद्वान, हम सभी जानते हैं इनको। ठीक है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र में हम इन्हें पढ़ते भी हैं। आगे देखते हैं।
भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। क्रोंचे की है परिभाषा और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्रोंचे की रचनाएं हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम हमारा अगला जो टॉपिक है वह है विषय की भाषाएं, विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण, ठीक है। विश्व की भाषाएं और उनका वर्गीकरण हम देखते हैं, ठीक है। अलग अलग विद्वानों द्वारा विश्व की भाषाओं की संख्या 2796 तथा 3000 बताई है, ठीक है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि विश्व की भाषाओं की क्या संख्याएं हैं, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैंने इसको हाईलाइट भी किया है, ठीक है। अगला पॉइंट है, संसार की भाषाओं के दो प्रकार के वर्गीकरण हैं, ठीक है। पहला आकृति मूलक वर्गीकरण और दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण, ठीक है। संसार की भाषाओं को उसके दो भेद किए गए हैं, ठीक है। आकृति मूलक वर्गीकरण और दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आकृति मूलक वर्गीकरण को। वाक्य रचना एवं रूप रचना या पद रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है। आप इसे परिभाषा के रूप में भी देख सकते हैं, ठीक। नोट डाउन कर लीजिएगा आप इसको। विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रोफेसर श्लेगल ने किया था, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया है, तो आपको बताना है प्रोफेसर श्लेगल ने, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। अगला पॉइंट है, आकृति मूलक वर्गीकरण का वंश वृक्ष निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, किया जा सकता है। आप इसको, ये मैंने यहाँ पर एक मूल पुस्तक का पेज आपको दिखाया है, हम इसको देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए, भाषा के दो भेद किए गए हैं, आयोगात्मक और दूसरा है योगात्मक, ठीक है। अयोगात्मक का कोई भेद नहीं किया गया है, ठीक है। योगात्मक के कई भेद है, ठीक है। देख लेते हैं योगात्मक के 3 भेद, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रशिष्ट, ठीक है। देख लेते हैं अश्लिष्ट में, अशिष्ट पहला पूर्व योगात्मक, दूसरा मध्य योगात्मक, तीसरा अंत योगात्मक और चौथा पूर्वांत योगात्मक, ठीक है। श्लिष्ट के हम भेद देख लेते हैं, इसके 2 भेद हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। इनके अंतर्गत संयोगात्मक और वियोगात्मक आते हैं, ठीक है। प्रशिष्ट, प्रशिष्ट के 2 भेद हैं, पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट, ठीक है। अब हम इनको डिटेल में देख लेते हैं आगे, चलिए, ठीक है। ये आकृति मूलक भाषाओं के विशेषताएं हैं और इनके उदाहरण हैं, ठीक है। हम देखते हैं इनको। भाषा, ये भी हमने ऊपर पढ़ी है ना, भाषा के 2 भेद, अयोगात्मक भाषा और योगात्मक भाषा। इनको अब हम डिटेल में देख लेते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनके क्या उदाहरण हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अयोगात्मक भाषा जो एकाक्षर और निर्वयव या स्थान प्रधान भाषा होती है, ठीक है। अयोगात्मक की आप इसको परिभाषा के रूप में देख लीजिए। इसकी विशेषताएं हैं, इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग नहीं होता है, याद रखिएगा, संयोग नहीं होता है। यह स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा है। इसकी विशेषता क्या है, यह स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा है, ठीक है। उदाहरण के लिए चीनी, तिब्बती, बर्मी, सुदामी आदि भाषाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, योगात्मक भाषा, इसकी विशेषताएं हैं, इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग होता है, याद रखिएगा, है ना। और योगात्मक में नहीं होता है, उस योगात्मक में संयोग होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, योगात्मक भाषा का ये भेद है अश्लिष्ट, ठीक है। इसको देख लेते हैं हम।
यह प्रत्यय प्रधान भाषा है। ठीक है, अश्लिष्ट कैसी भाषा होती है? प्रत्यय प्रधान भाषा होती है। उदाहरण के लिए तुर्की भाषा, ठीक है, तुर्किश भाषा। अश्लिष्ट के भी भेद हैं, हमने देखे हैं, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। ठीक है, पूर्व योगात्मक को देख लेते हैं हम। पूर्व योगात्मक में प्रत्यय प्रकृति के पूर्व लगता है। ठीक है, याद रखिएगा, पूर्व योगात्मक में प्रत्यय कब लगता है? प्रकृति के पूर्व। उदाहरण के लिए काफिर और जुलू, यह अरबी भाषाएं हैं। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा है मध्य योगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के मध्य लगता है। ठीक है, जैसे कि संथाली भाषा में। अंत योगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में जोड़ा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए कन्नड़ भाषा। पूर्वांत योगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के पूर्व एवं अंत में लगता है, जैसे कि मपोर भाषा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्लिष्ट, इसमें प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से मिले होते हैं। ठीक है, ऊपर हमने देखा था सिर्फ प्रत्यय जो है प्रकृति के आगे पीछे या फिर बीच में उपयोग में आ रहा था, लेकिन श्लिष्ट में ऐसा नहीं है, प्रकृति और प्रत्यय दोनों मिले हुए होते हैं। ठीक है, श्लिष्ट के हमने दो भेद देखे थे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। इनको हम देख लेंगे। अंतर्मुखी, इसमें प्रकृति व प्रत्यय बीच में घुल मिल जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अंतर्मुखी में प्रकृति व प्रत्यय बीच में घुल मिल जाते हैं। संयोगात्मक, इसमें अलग से प्रत्यय नहीं लगाया जाता है, जैसे कि अरबी भाषा। वियोगात्मक में इसमें अलग से प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे कि हिब्रू भाषा में, है ना, हिब्रू इज़राइल की भाषा है। ठीक है, बहिर्मुखी, इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में या बाद में लगाया जाता है। ठीक है, संयोगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के साथ जुड़ा होता है, जैसे कि संस्कृत भाषा में। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संस्कृत संयोगात्मक भाषा है या फिर वियोगात्मक है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है संस्कृत संयोगात्मक भाषा है। ठीक है, वियोगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति में अलग से लगाया जाता है, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में। ठीक है, और ये हिंदी का भी कई बार पूछा गया है कि हिंदी वियोगात्मक है या संयोगात्मक है। हमेशा आपको ध्यान रखना है हिंदी वियोगात्मक है, या आगे भी आपके काम आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्लिष्ट, यह समास प्रधान भाषा है। अभी तक हमने देखा था कि प्रत्यय की बात हो रही थी, अभी यहाँ पर समास आ गया है। प्रश्लिष्ट में समास प्रधान होता है। ठीक है, प्रश्लिष्ट के दो भेद है, पूर्ण और आंशिक। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। पूर्ण प्रश्लिष्ट, यह पूर्ण समास प्रधान भाषा है, जैसे कि चेरोकी। ठीक है, आगे देखते हैं। आंशिक प्रश्लिष्ट, यह अंशतः समास प्रधान भाषा है, और जैसे कि बास्क भाषा में। ठीक है, जैसे बास्क जो भाषा है वह आंशिक प्रश्लिष्ट भाषा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी तक हमने आकृति वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था, अब हम पारिवारिक वर्गीकरण को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। पारिवारिक वर्गीकरण में वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, इसे वंशात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण भी बोला जाता है। ठीक है, पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है, और आकृति वर्गीकरण में जो है पद रचना या वाक्य रचना को आधार बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण
के लिए महत्वपूर्ण आधार निम्न है। ये 6 इसके आधार हैं, जिसको कि हम अभी देख लेते हैं। पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द, स्थानिक समीपता। ठीक है, याद रखिएगा पारिवारिक वर्गीकरण को 6 भागों में या 6 आधारों में अभिव्यक्त किया गया है। ठीक है, इसके 6 आधार पर पारिवारिक वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा इन 6 आधारों को। एग्ज़ाम में जैसे कि जीसी नेट का पैटर्न चेंज हो गया है, अब कोड में अब आपसे उत्तर मांगे जाते हैं, तो ऐसा भी दे देंगे कि पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, ये 3 ऑप्शन आपको दे देंगे और एक दूसरा ऑप्शन दे देंगे जो कि गलत होगा। तो इसको आप कोड में ABC या पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि को आप कोड में बनाकर आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भोलानाथ तिवारी ने पारिवारिक वर्गीकरण की संख्या 13 मानी है और फ्रीडिश मूलर ने 100 मानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भोलानाथ तिवारी ने पारिवारिक वर्गीकरण की संख्या कितनी मानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण का भौगोलिक क्षेत्र, इसका भाषा परिवार देख लेते हैं। ये टेबल जो मैंने आपको दिखाई दे रही है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम के नज़रिए से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से कई बार क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। भौगोलिक क्षेत्र क्या क्या है? यूरेशिया, अफ्रीका भूखंड और प्रशांत महासागर भूखंड और अमेरिका भूखंड। ठीक है, यूरेशिया में देख लेते हैं कौन कौन से भाषा परिवार आते हैं। तो यूरेशिया में भारोपीय यानी कि भारत यूरोपीय, द्राविड़ परिवार, काकेशी परिवार, बुरुशस्की परिवार, उराल अल्ताई परिवार, चीनी परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, अत्युत्तरी या हाइप्स बोरी परिवार, बास्क परिवार, सामी हामी परिवार। अब ये जो सामी हामी परिवार है ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें सब तो आपको याद नहीं करना है, कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, चीनी परिवार और सामी हामी परिवार। ये आपको याद रखना है कि ये किसमें को इसका भौगोलिक क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो यूरोप एशिया या यूरेशिया इसका भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका भूखंड, इसमें सुदानी परिवार, बंतु परिवार, हातेनतोत बुशमैनी परिवार। ठीक है, अगला प्रशांत महासागर भूखंड। ठीक है, मलय पोलिनेशियाई परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार। ठीक है, अमेरिका भूखंड में अमेरिकी परिवार। ठीक है, और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको आप अपने जो भी जिसमें भी आप नोट्स बनाते हैं उसमें आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास यूनिट 1 की। ठीक है, यूजीसी नेट यूनिट 1 हिंदी की। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को एंड करते हैं। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, एग्ज़ाम के नज़रिए से क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है, और मेरी क्लास को शेयर कीजिएगा।